जब भी ब्रेन हेमरेज होता है तो इसका मतलब है नस कहीं ना कहीं से फटी है। एन्यूरिज्म यानी कि ब्लड वेसल की वॉल में बैलूनिंग होना। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ उसमें चलते हुए आते हैं, कुछ बेहोश आते हैं, कुछ अधरंग को लेके आते हैं, कुछ सिर दर्द को लेके आते हैं, कईयों को उल्टियाँ हो रही होती हैं, कई लोग बेहोशी की ऐसी अवस्था में होते हैं। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो ब्रेन हेमरेज की है, एन्यूरिज्म वाले ब्रेन हेमरेज की, हमने देखी गई हैं। ब्रेन हैमरेज एक बहुत बड़ा जो नाम है वो एक दिमाग में आता है और इस कंडीशन को जिस तरीके से हमने अभी डिस्कस किया है इसे ब्रेन एन्यूरिज्म के नाम से जाना जाता है। आखिर ये क्या चीज़ है, इस पर हम बात करने वाले हैं और कई ऐसे व्यूअर्स होंगे जिन्हें अगर ये इशू है तो वो समझ चुके होंगे और इसी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है और क्या ये सिर्फ सर्जरी ही एक ऑप्शन है या फिर बिना सर्जरी के भी कोई ऑप्शन है ट्रीटमेंट का। इस पर आज की खास चर्चा होने वाली है। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है वो फोर्टिस में मौजूद है, जैसे आप देख सकते हैं, और मेरे साथ हमारे गेस्ट मौजूद होंगे। न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड हैं फोर्टिस नोएडा में डॉक्टर राहुल गुप्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार दर्शकों। और हालिया ही ब्रेन स्ट्रोक को लेकर चर्चा हुई आपसे और तमाम तरीके के रोड एक्सीडेंट्स और हेड इंजरी के बारे में बात हुई। लेकिन क्योंकि सर्दियां हैं और ऐसे में कई दिक्कतें आप भी देखते होंगे मरीजों को, तो क्या सबसे जो बड़ा नाम है वो सामने आता है? जब हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज की तो सर्दियों में ब्रेन हेमरेज का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। खासकर ब्रेन हेमरेज देखा गया है कि सुबह के 3 से 7 बजे के टाइम में ब्रेन हेमरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ब्रेन हेमरेज ज़्यादा इसलिए होता है सर्दियों में क्योंकि हमारी नसें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर के वेरिएशन बढ़ते हैं और सारे दिन में जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है वो सुबह के टाइम पे सबसे ज़्यादा होता है और इससे हमारे ब्रेन की नस फटने का चांस ज़्यादा होता है। आपने नाम लिया एन्यूरिज्म का। जब भी ब्रेन हेमरेज होता है तो इसका मतलब है नस कहीं ना कहीं से फटी है। अगर नस फटती है तो उसमें कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट होता है दीवार में, उसकी वॉल में, जिसकी वजह से वो ब्लड लीक होता है। इसमें एक कारण जो देखा गया है वो है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म यानी कि ब्लड वेसल की वॉल में बैलूनिंग होना। बैलूनिंग की वजह से उसकी वो जो वॉल है वो कमज़ोर हो जाती है, उसके अंदर जो मल्टी लेयर्स होती हैं वॉल की वो सारी डिस्टर्ब हो जाती हैं और एक पतली सी बैलून की तरह निकलती है और जब उसका प्रेशर बर्दाश्त करने के बाहर हो जाता है तो फट जाती है, रप्चर हो जाती है। काफ़ी बार छोटे, बहुत छोटे ऐसे एन्यूरिज्म्स होते हैं जो कि हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में देखे जाते हैं, जिनको कि बेरी एन्यूरिज्म्स कहते हैं, जिनको कि हम एंजियोग्राफी द्वारा डिटेक्ट नहीं कर सकते। पर बाकी जो एन्यूरिज्म्स हैं उनको हम एंजियोग्राफी द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि कितने पेशेंट्स ब्रेन हेमरेज वाले एन्यूरिज्म के फटने से जो ब्रेन हेमरेज हुआ है वो अस्पताल पहुंच पाते हैं। बहुत सारे लोगों की हो सकता है घर पे ही मौत हो जाती हो और हम सोचते हैं वो हार्ट अटैक से मर गए, लेकिन हमें एग्जैक्ट आंकड़े नहीं पता। लेकिन जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कुछ उसमें चलते हुए आते हैं, कुछ बेहोश आते हैं, कुछ अधरंग को लेके आते हैं, कुछ सिर दर्द को लेके आते हैं, कईयों को उल्टियाँ हो रही होती हैं, कई लोग बेहोशी की ऐसी अवस्था में होते हैं। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो ब्रेन हेमरेज की है, एन्यूरिज्म वाले ब्रेन हेमरेज की, हमने देखी गई हैं। कई लोग इसका ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं कराते, माइनर सा हेमरेज है तो उसमें वैजोस्पाज्म नाम की चीज़ होती है जो कि 5 से 7 दिन बाद देखी जाती है, तो उसकी वजह से भी मरीज हमारे पास आते हैं। तो डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं ब्रेन हेमरेज की जो एन्यूरिज्म द्वारा होता है, जिसको कि हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे प्रैक्टिस में। जैसे आपने बताया कि क्योंकि सर्दियां हैं तो वेसल्स जो हैं सिकुड़ जाती हैं और कभी कभी ये जो है वो बलूनिंग हो जाती है। इसमें इसका और भी कोई कारण हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से कोई इशू? तो जो बैलूनिंग है वो जन्म से भी हो सकती है या बाद में किसी वजह से ब्लड वेसल्स वीक हो गई उसकी वजह से हो सकता है। ब्लड प्रेशर जिनका लगातार ज़्यादा रहता है उसमें भी ब्लड वेसल की वॉल डैमेज और कमज़ोर हो सकती है, वो भी एक कारण है। पर फटने का मुख्य कारण जो होता है वो ब्लड प्रेशर वेरिएशन होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने का होता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हमें किसी भी ब्रेन हेमरेज को प्रिवेंट करना है, चाहे वो वेस्कुलर मालफॉर्मेशन की वजह से हो, यानी कि वहाँ पर कोई एन्यूरिज्म है, एवीएम है, ड्यूरल एवी फिस्चुला है या कोई कैवर्नोमा है, तो उसकी वजह से भी अगर ब्लीडिंग होनी है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तभी ज़्यादा चांसेस होते हैं। नॉर्मली भी ब्लड प्रेशर जिनके ज़्यादा रहते हैं उन पेशेंट्स को बेरी एन्यूरिज्म बन जाते हैं ब्लड वेसल में, जो कि एक डिफेक्टिव ब्लड वेसल होती है, तो उसके भी फटने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो मुख्य कारण जो है वो हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे जैसे स्मोकिंग है, जैसे आपका पानी कम पीना है, जैसे आपका हेल्दी डाइट लाइफस्टाइल नहीं रखना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, खाने में जंक फूड खाना है, डायबिटीज़ साथ में है तब भी दिक्कत होती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज वो रिलेटेड है। आपने एक शब्द का जिक्र किया कि बाय बर्थ भी हो सकता है, सो इज इट जेनेटिक?
सो अगर हम बात करते हैं एंड्रोजम्स की, तो एंड्रोजम्स या अलग दूसरे डिफरेंट टाइप के वैस्कुलर माल्फॉर्मेशंस हैं, उनके देखा गया है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, यानी वो जन्म से हो सकते हैं, जिसमें पहले वो छोटे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी देखी गई हैं जिसमें कि वैस्कुलर माल्फॉर्मेशंस काफ़ी कॉमन है। जापान, जहाँ पर कि एंड्रोजम्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में देखा जाता है, वहाँ पर अगर किसी को एंड्रोजम होता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को भी स्क्रीन किया जाता है ये देखने के लिए कि कोई एंड्रोजम तो नहीं है। और जापान में ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट्स उनको ट्रीट किया जाता है एंड्रोजम्स के लिए जो कभी रप्चर नहीं हुआ है, जिनका ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है। लेकिन इंडिया में 99% पेशेंट्स वो होते हैं जिनको कि ब्रेन हेमरेज हो चुका है और तभी वो हमारे पास आते हैं। तो हमारे इंडिया में अभी कोई ऐसा स्क्रीनिंग मेथड नहीं है जो कि अडॉप्ट किया जा रहा है। आपने कहा कि रप्चर जो है वो ज़्यादातर सर्दियों में देखा जाता है, तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि रप्चर को बचाया जा सके? तो जैसा कि मुख्य कारण है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने से रप्चर होता है, तो अगर हम अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो दवाइयाँ लें, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, तो चांसेस हैं कि कोई भी एंड्रोजम अगर हमारी बॉडी में है भी तो भी वो रप्चर नहीं करेगा। तो ऐसे अगर ब्रेन के केस में बात करें तो जब एंड्रोजम रप्चर करता है तो बहुत तेज सिरदर्द होता है, बहुत तेज, मतलब इतना तेज कि ज़िंदगी में आपको ऐसा सिरदर्द कभी नहीं हुआ। माइग्रेन के पेन से भी ज़्यादा? जी हाँ, वो बहुत सीवियर होता है। तो हमारा जो क्लासिकल डेफिनेशन है ब्रेन एंड्रोजम वाले रप्चर की, वो है सडन सीवियर हेडेक, एंड हेडेक विच हैज़ नेवर बीन परसीव्ड बाय द पर्सन एवर बिफोर। तो इतना सीवियर होता है, इस केस को नेग्लेक्ट नहीं करना होता, सीधा हॉस्पिटल में आना होता है। एंड्रोजम को डिटेक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन अवेलेबल है वो है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी 3 टाइप की होती है, एमआरआई बेस्ड होती है, सीटी बेस्ड होती है, और एक जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है तार डाल के, वैसे ही ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है जिसको सेरेब्रल डीएसए कहा जाता है। तो ये तीनों एंजियोग्राफी करके ही हम एंड्रोजम को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फायदेमंद जो कि एक्यूरेट है वो डीएसए होता है। उससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि एंड्रोजम है कि नहीं। और आपने जो नॉन सर्जिकल तरीका बताया या जो मेथड बताया उसके बारे में आप? जो हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं एंड्रोजम की, तो 2 टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। एक ट्रीटमेंट है कि उसमें हम चिमटी लगा सकते हैं स्कल को थोड़ा सा खोल के अंदर जाके। दूसरा तरीका है कि जैसे एंजियोग्राफी करते हैं वैसे, जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं वैसे ब्रेन के अंदर कॉइल डाल सकते हैं, स्टेंट डाल सकते हैं, या फिर हम कोई डिवाइस डाल सकते हैं ताकि उस पार्ट को, एंड्रोजम को जो बैलूनिंग हुई है, जिसकी दीवार कमज़ोर है, उसके अंदर ब्लड का सप्लाई बंद हो जाए ताकि वो दोबारा ना फटे। क्योंकि क्या होता है कि 80-90% केसेस में एक बार एंड्रोजम फटता है तो हमारे ब्रेन का जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है वो एकदम आके उसकी सतह पे चिपक जाता है। तो वो एंड्रोजम की जो दीवार है उसको वो एकदम से पकड़ लेता है और उसको मजबूत बना देता है। पर वो जो मजबूती होती है वो टेम्परेरी होती है। तो जो एक एंड्रोजम एक बार फट चुका है उसके दोबारा फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको रीब्लीड कहते हैं, जो कि अगले 5-7-10 दिन तक बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे को ट्रीटमेंट अर्ली से अर्ली करना पड़ता है, जल्द से जल्द करना पड़ता है ताकि हम उसको दोबारा फटने से रोक सकें। तो उसका एक मेथड मैंने आपको बताया चिमटी लगाने वाला, जिसमें सर को हल्का सा खोल के चिमटी लगाते हैं। पिछले 50-60 साल से ये मेथड यूज़ हो रहा है, हाईली सक्सेसफुल है। आजकल पिछले 10-15 साल से एक नया मेथड आया है इंडिया में जो कि विदेश से आया है। उसमें हम बिना कोई कट लगाए जैसे एंजियोग्राफी करते हैं वैसे ही उस एंड्रोजम को किसी चीज़ से भर देते हैं या उसके लिए एक बाईपास बना देते हैं स्टेंट डाल के, ताकि उसके अंदर ब्लड सप्लाई कम हो जाए इनिशियली और फिर बिल्कुल बंद हो जाए, ताकि वो दोबारा उसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फटेगा नहीं। तो ये भी एक कामयाब ट्रीटमेंट है जिससे होगी नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, न्यूरो कैथ लैब में करा जाता है, जो कि न्यूरोसर्जन, न्यूरोडियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट विशेषज्ञ हैं जो वो इस तरह के प्रोसीजर करते हैं और इसके भी अच्छे सक्सेस रेट हैं। लेकिन इसमें हमें आगे बार बार एंजियोग्राफी करानी पड़ती है क्योंकि उसमें 2 से 3% रिकरेंस का रेट होता है। क्लिपिंग करने के बाद अगर अच्छे से क्लिप लग गया है, पूरा एंड्रोजम कवर हो गया है, तो दोबारा होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, लेकिन उसमें एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों मेथड्स के अपने फ़ायदे नुकसान हैं और जिस पेशेंट को जिस मेथड से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है वो आपका न्यूरो इंटरवेंशनिस्ट या न्यूरोसर्जन बताता है, जिसको आप फॉलो करके आप उसको ट्रीटमेंट को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे और होगा कि रिकवर होने में कितना समय लग सकता है किसी मरीज को? तो जब हम बात करते हैं एक बार ब्रेन हेमरेज हो गया जिसमें सबअरेक्नॉइड हेमरेज है या इंट्राक्रैनियल हेमेटोमा है या और कोई तरीके का ब्लीडिंग है ब्रेन के अंदर, आईवीएच है, तो उस केस में जो एंड्रोजम का ट्रीटमेंट है वो तो दोबारा फटने को रोकने के लिए है। इट्स ए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, यू हैव टू प्रिवेंट दी रीब्लीड। लेकिन जब आप बात करते हैं पेशेंट की रिकवरी की, पेशेंट के ठीक होने की, तो वो होता है रिकवरी फ्रॉम दी ब्रेन हेमरेज। अगर माइनर ब्रेन हेमरेज है तो रिकवरी जल्दी होती है, अगर मेजर ब्रेन हेमरेज है तो रिकवरी होने में टाइम लगता है। एक वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया था, वैजोस्पैज्म। जो ये एंड्रोजम वाला जो सबअरेक्नॉइड हेमरेज या ब्रेन हेमरेज होता है, उस केस में जो ब्लड टूटता है
तो 3 से 21 दिन तक ब्लड वेसल्स के अंदर केमिकल्स द्वारा स्पैज्म होने का खतरा रहता है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ सकती हैं, अगर वो सिकुड़ती हैं तो उससे जिस हिस्से को उन्हें ब्लड सप्लाई करना है उसमें डैमेज होने का चांस होता है। तो इसलिए हमें पेशेंट को काफ़ी दिन तक हॉस्पिटलाइज रखना पड़ता है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा के रखना पड़ता है, हाइड्रेशन अच्छी रखनी पड़ती है और कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जिससे उसकी ब्लड वेसल्स नहीं सिकुड़ें। पर अगर सिकुड़ती हैं तो हमें दोबारा पेशेंट को कैथ लैब में ले जाके उसकी नसों को खोलने के लिए दवाई भी डालने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एन्युरिज्म का ट्रीटमेंट जो है वो एक दफ़ा ट्रीटमेंट है जिसमें आपने क्लिपिंग या कॉइलिंग कर दी, पर जो ब्लीडिंग हुई है उसका ट्रीटमेंट करीब करीब 15 से 20 दिन चलता है, जिसमें आपने पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वेजोस्पाज्म है, चाहे कोई ब्लीडिंग का साइज बड़ा है या फिर कोई हाइड्रोकेफलस हो रहा है या इंटरवेंट्रिकुलर ब्लड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको साइमल्टेनियसली ट्रीट करना ज़रूरी है। सो एन्युरिज्म की सर्जरी या एन्युरिज्म ब्रेन हेमरेज के बाद जो एन्युरिज्म डिटेक्ट होता है उसमें ओवरऑल ट्रीटमेंट में 10 से 15 दिन या 20 दिन लगते हैं। एक हाई एंड सर्जरी है, हाई एंड प्रोसीजर्स हैं, एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, आईसीयू केयर लंबे टाइम तक चाहिए होती है, तभी हम पेशेंट को ठीक कर पाते हैं। तो ब्रेन एन्यूरिज्म को लेकर जो चर्चा हुई है इस पर आपका क्या कमेंट होगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी इलाज करा चुके हैं तो आपके क्या रिजल्ट्स हैं प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में या फिर ईमेल के ज़रिए आप बता सकते हैं। और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नाशर खबर के साथ बने रहिए।